तीन सिस्टम कनेक्ट करने पड़ेंगे। एक एंट्री देने के लिए करना पड़ेगा, एक पढ़ाने के लिए। तो कैसा चल रहा है आप सब लोगों का? बढ़िया, एकदम झकास टनाटन पढ़ने वाले हो। मैं इसको इस बार बता रहा हूँ कि इस बार मेरे ग्रुप से टॉप 100 में 5 रैंक आ जाए। और बाद में ना फिर तुमको मैं 15-15 लाख रुपए में बेचूंगा कोचिंग वालों को। लिस्ट में नाम आ जाए वो बहुत है। अरे यार करमवीर, क्या बताऊं यार, अब छोड़ यार। सबकी अलग अलग ख्वाहिश है यहाँ पे। बहुत सारे चाह रहे हैं कि हमको रैंक लानी है, और सब सारे अलग 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 है। अभी मेरे को पेन लेके आना पड़ेगा। एक्चुअली आज मैं ऑफिस से ही आ रहा हूँ अभी तक सीधा। ठीक है, तो स्क्रीन आ रही है मेरी? नहीं दिख रहा। बाकी लोगों को 2-4 मिनट और वेट कर लेते हैं, कोई महानुभाव आना चाहे तो आ सकता है। नहीं तो फिर हम लोग सेशन टैब में स्टार्ट करेंगे फोन से बंद करके। कोई है क्या ऐसा जो बचा हुआ है सेशन में आना चाहता है, या सब आ गए? तो मेंस पास में आ गया भाई लोग। पॉलिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक में लगवाने वाला हूँ, और नया अपडेट आ गया है तो उसको निकलवा लेना और मेरे पास ले आना, ताकि उसमें से इम्पोर्टेंट चीजें मैं उसमें आपको बता दूं एक बार कि कौन कौन सी चीजें। मैंने कहा था ना अभी और लोग बच रहे हैं अभी। हाँ मुझे पता। और पुलिस वाले तो देश में लेट ही आते हैं। पुलिस चाहे क्लास में पढ़ने के लिए आए, चाहे इंसिडेंट पे पकड़ने के लिए जाए। नमस्कार सर। है कि नहीं प्रमोद? हाँ सर। पुलिस वाले तो टाइम पे आते ही नहीं कहीं। अब आवाज ठीक आ रही है? तो शुरू करते हैं अब हम लोग। कोई एंट्री वाला तो नहीं बचा ना? एंट्री फीस लेंगे आप 501 रुपये एंट्री फीस क्लास के लिए। तो अब तक का डेटा फैक्ट क्लियर है। आई होप कि यूज़ कर रहे होंगे आप टेस्टों में, थोड़ा सा यूज़ करते रहना। और जितने बच्चे लक्ष्य के हैं या लक्ष्य के नहीं है, अगर आप चाहते हो कि प्रेजेंटेशन से रिलेटेड एक ऑफलाइन क्लासरूम सेशन हो मेरे साथ, तो आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। विजन आईएएस वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवा रहा है कि मैं ऑफलाइन सेशन ले सकूँ। ठीक है, लक्ष्य वाले जो भी हैं, जो भी लक्ष्य में एनरोल्ड है उनके लिए है ये। बाकी जो लोग लक्ष्य में नहीं है वो एज सुन एज पॉसिबल फीस जमा करा के उसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर पे आ गए थे हम लोग। तो एग्रीकल्चर का एक बेसिक खाका बना रखा है कि नहीं? अच्छा बताऊं, पिछली बार कुछ एक डेटा पूछ लूं क्या, क्रॉस चेक कर लूं क्या? एक शिकायत ये थी कि इंग्लिश मीडियम वालों की कि उनका जो डेटा फैक्ट है वो थोड़ा जल्दी मैंने करवा दिया लास्ट टाइम, तो उनका बेचारों को ना तो डेटा समझ में आया और मैंने जल्दी भी बोल दिया और उनको समझ में भी नहीं आया, तो थोड़ा स्लो बोलूँ आज और उसके इम्प्लीकेशंस थोड़े अच्छे से समझाओ। चूंकि एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर के 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, अप्रोक्स 50 नंबर का एग्रीकल्चर आता है। ठीक है, तो अच्छे से करेंगे, मैक्सिमम चीज़ें हम लोग यहीं से निकालेंगे। एक क्लास और मैं चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर की ले लूँ मैं,
ताकि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है, जितने भी प्रोग्राम है और जितनी भी चीजें हैं की फैक्ट, वो मैं सब करवा दूं। उसके अलावा आपको एग्रीकल्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोलो ओम नमः शिवाय। जो मोमडन है भाई वो बुरा मत मानना इंशाअल्लाह। ठीक है, तो अब आगे से हम लोग आज एग्रीकल्चर शुरू करते हैं। हाँ, मैंने मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के डाल दिए हैं एग्रीकल्चर वाले पार्ट के। ठीक है, जिसमें 23 लिखा हुआ है वो मोस्ट प्रोबेबल थीम है, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, बाकी मैंने साइंस टेक के एनवायरनमेंट के ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, और सिक्योरिटी के कुछ एक टॉपिक बचे हैं जो मेंस 365 के बचे हैं, वो मैं आज डाल दूंगा अभी ग्रुप पे। दोनों ग्रुप पे, लक्ष्य वाला ग्रुप हो या मेंस मेंटरशिप वाला ग्रुप हो, दोनों पे मैं वो डिटेल डाल दूंगा। ठीक है, रही बात और चीजों की, जो नया अपडेट आया है उसके रिगार्डिंग भी, और कुछ एक जैसे कि सब्जेक्ट वाइज कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में आज मैक्सिमम टॉपिक आज मैं डाल दूंगा, तो उनको जहां से भी आप कवर अप कर सको कर लीजिएगा। और उनको ऐसे समझ लीजिए कि ये मोस्ट प्रोबेबल थीम है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि वहां से अप्रोक्स 40%, मैं वैसे ही बहुत कम थीम गिनवा रहा हूँ, तो उसमें से मैं मान के चल रहा हूँ 40 to 50% हमारा इटरेट रहेगा उसमें से, जितना कंटेंट है मैं दे रहा हूँ उसमें से। ठीक है, तो उसको तो अच्छे से ही करना है, क्योंकि अगर हमारा 1000 नंबर का पेपर है और हमारा उसमें से 300 नंबर का, 200 नंबर का भी डायरेक्ट हिट हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात है भाई। उसमें से 150 नंबर ले आओगे ना तो मजा आ जाएगा जीवन का। और वैसे भी थिक्स तो हिट रेट 0 है। हालांकि थिक्स का भी मैं करवाऊंगा, ऐसा नहीं है कि थिक्स में नहीं करवाऊंगा। वहां पे भी कुछ एक चीजें लिमिटेड जो 6 क्वेश्चन आते हैं उनमें कुछ एक चीजें मैं करवा दूंगा, लेकिन वो इन फ्यूचर की बातें हैं, पता नहीं कहाँ तक मैं सफल हो पाऊंगा। हालांकि ये अच्छी बात है कि आज पेपर 3 कंप्लीट हो जाएगा मेरे एंड से। ये अलग बात है कि फिर भी मेरे को लग रहा है थोड़ा सा और करवा देता हूँ, तो इन फ्यूचर हम देखेंगे। कल लक्ष्य वाला सेशन है, तो मैं कल लक्ष्य वाले सेशन के साथ एग्रीकल्चर कंप्लीट कराऊंगा वहाँ पे। साइंस टेक एनवायरमेंट का कुछ एक सेशन मैं वो वहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा, और उस सेशन को मैं दिन में लूंगा। उसका टाइमिंग है, जो एमएमपी वाले बच्चे हैं वो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो उसको 6 बज के, मतलब 5 बजे से 6:30 तक है, तो 5:10 पे आप लोग ज्वाइन कर लेना उसको। ठीक है, 5:15 तक आप ज्वाइन कर लेना। 5:15 से 6:30 तक क्लास है कल आपकी। उसमें एग्रीकल्चर, साइंस टेक, एनवायरमेंट के जितने भी वो है एक्रोनिम्स, कीवर्ड, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर 3, वो मैं पूरा करवा दूंगा कल। तो कल शाम को पेपर 3 मेरे एंड से कंप्लीट। उसके बाद मैं एक क्लास लूंगा, हो सकता है ऑफलाइन लूँ या ऑनलाइन लूँ, लेकिन पेपर 4 का जितना भी रिमेनिंग पार्ट है उसको मैं कंप्लीट करूंगा, ताकि ये 2 पेपर मेरे दिमाग से सर से उतर जाए। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर में काफी लोगों को दिक्कत आ रही है, जैसा कि मेरे को जानने में आया है। ठीक है, तो यार क्या था, हाँ याद है, अब मैं भूल गया मैं क्या बता रहा था। जिस जिसकी नानी जिंदा है सब प्रणाम करके पेपर देने जाना। मैं बात कर रहा था एग्रीकल्चर की, यार बुला दे तो बीच बीच में टाइम पे आ जाया करो यार। हाँ, तो मैं बात कर रहा था उसकी, उस वाले पार्ट की, कि उसके बाद पेपर 4 हम लोग कंप्लीट करेंगे। डायग्राम मैं सारे करवा चुका हूँ। लक्ष्य वाला कोई भी स्टूडेंट हो यहाँ पे, डायग्राम वाली क्लास कर लेना भाई। 15 नंबर का फायदा है, जिसको फेल होना है वो अपने अनुसार देख लेना। वो ना देखना चाहे। ठीक है, तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ से, और मैक्सिमम चीजें जिसको रिवाइज करना है वो वहां से रिवाइज कर लेना, क्योंकि डायग्राम तो सारे हैं ही। और एक ऐसे वाली क्लास जिसमें मैंने बुक्स करवाई है उसको भी इम्पोर्टेंट रूप से देख लेना, क्योंकि वो सभी जगह काम आएगी। सेकेंड एआरसी की क्लास में पेपर 2 के साथ लूंगा, उसकी जितने भी रिपोर्ट है, समरी है, मैं सब करवा दूंगा, कैसे यूटिलाइज करनी है वो। कमेटी की क्लास में लेना चाह रहा हूँ एक, और एक इंडेक्स कमेटी, सॉरी
हाँ, तो ब्लूटूथ कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो उस वजह से थोड़ा इश्यू आ गया था। आई होप कि अब नहीं आएगा। तो मैं बात कर रहा था कुछ एक चीज़ों की कि तो वो हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि एग्रीकल्चर को हम लोगों को कैसे लेके चलना है। अब मैंने एक डायग्राम दिया था वहाँ पे, पूर्व, दौरान, पश्चात। अब इसको ऐसे पार्ट में लेना। देखो एग्रीकल्चर को ना हम लोग जब भी प्रॉब्लम की बात करते हैं, देखो फार्मर की इनकम डबलिंग हो, ठीक है, एग्रीकल्चर की ओवरऑल प्रॉब्लम हो, ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या सुधार किए जा सकते हैं वो वाला इश्यू, सदा हरित क्रांति हो, हरित क्रांति हो, उसके कारण क्या है, उसके बैकड्रॉप क्या है, सबका एक ही फॉर्मेट चलेगा, कॉमन चीज का, ठीक है। उसका मैं कॉमन फॉर्मेट बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ सकती है। एग्रीकल्चर को समझना, अगर जिनने खेती नहीं की वो तो बिल्कुल समझना अच्छे से। देखो एक तो फसल बोते होंगे, बीज बोते होंगे ना, इतना तो समझते हो। दिल्ली वाले जो बाहर वाले हैं इतना समझते हैं कि खेतों में बीज बोते हैं। तो फसल बोने से पूर्व, फसल के दौरान और फसल के पश्चात। मतलब अब देखो 3 लेवल पर चीजें हो सकती है, ठीक है। या तो फसल बो दी हम लोगों ने, फसल बोने से पहले हम लोगों को कुछ एक चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। फसल बोने के, फसल जब पैदा हो रही है उस दौरान भी हम लोगों को कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, और फसल कटने के बाद भी हम लोगों को कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो अब देखो फसल से पूर्व क्या क्या दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले बीज की जरूरत पड़ेगी, सीड की, है ना, पड़ेगी ना। इस डायग्राम को बना लेना, ये आपके दिमाग में छप जाएगा, तो आपको एग्रीकल्चर का कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। बीज बो दिया, मृदा, सोइल, या फिर भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, ठीक है। बीज आ गए, ये हो गया। तीसरा क्या चाहिए, सिंचाई भी चाहिए भाई पहले, कि रेनफेड एरिया तो नहीं है, वाटर सेट डेवलपमेंट तो नहीं है, माइक्रो इरिगेशन तो नहीं चाहिए होगी। हालांकि यहाँ पे आएगी माइक्रो इरिगेशन। दूसरा क्या चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, मशीनरी चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, बीमा चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए। चाहिए कि नहीं, अरे बोलो, ठीक है। अगला बीज, मृदा, सिंचाई। और क्या बच गया यहाँ पे, जोत के आकार। ये ऑलरेडी यहाँ पे भूमि सुधार में आ जाएगा, जोत का आकार भी, ठीक है। यहाँ पे उर्वरक आ जाएगा, यहाँ पे पीड़कनाशी आ जाएगा, पेस्टिसाइड अंग्रेजी वाले। आज तो सही पढ़ा रहा हूँ ना इस स्पीड से, ठीक है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी फसल से पहले की। अगर कोई चीज तो छुट्टी हुई तो नहीं है, मेरे दिमाग से कोई छुट्टी हुई हो, पूंजी बच गई। क्या? पूंजी पूंजी थांबा थांबा, उसको बताऊं, रोको रोको। और कुछ बचा है, किसी को लग रहा है और कुछ? इतना ही है, ठीक है। अब फसल के दौरान क्या चाहिए कि एक तो यहाँ पे भी ऋण चाहिए, और दूसरा फसल के दौरान भी हमको उसके लिए कैपिटल चाहिए होगा, पूंजी, ऋण, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ हो गई। अब फसल के पश्चात, अब यहाँ पे एक चीज और बच गई कि भाई फसल उगाए तो क्या उगाए, गेहूं या चावल, दाल या मोटा अनाज। तो फसल विविधीकरण भी पूर्व का पार्ट है। समझ गए मेरी बात? दौरान चीजें समझ में आ गई, क्या क्या चाहिए अपने को। तकनीक यहाँ पे भी चाहिए, मशीनरी में तकनीक है। अब फसल के पश्चात क्या चाहिए, यहाँ पे एमएसपी अच्छी मिले, यहाँ पे लॉजिस्टिक अच्छा हो,
यहाँ पे अब उसको तीसरी चीज क्या चाहिए, एपीएमसी मंडी पे आराम से बेच सके वो माल। है कि नहीं? और यहाँ पे क्या चाहिए कि भाई इसी का एमएसपी का ओवरऑल टारगेट क्या है, एनएफएसए। इसी का टारगेट क्या है, पीडीएस। अब कोई भी प्रॉब्लम होगी, अब मुझे बताओ, अगर मुझे किसानों की आय दुगनी करनी है तो मेरे को कितने लेवल पर काम करना पड़ेगा, 3 लेवल पर काम करना पड़ेगा। अब मुझे इस खांचे में ओनली फैक्टर पुट करने हैं। अगर मुझे किसानों की आय दुगनी करनी है, मुझे जीएम क्रॉप अपनाओ, ग्लोबल सीड विलेज कंसेप्ट अपनाओ। अगर मुझे एफपीओ बनाओ, अगर मुझे सोइल बेटर करनी है, अगर मुझे कौन सी फसल अपनानी है, अगर मुझे टेक्नोलॉजी यूज करनी है तो सोइल हेल्थ कार्ड को यूज करो। अगर मुझे भूमि सुधार करना है तो स्वामित्व स्कीम को अपनाओ। लैंड डिजिटलाइजेशन करवाओ, 2008 का एक्ट। अगर मुझे सिंचाई करनी है तो माइक्रो इरिगेशन कराओ, स्प्रिंकलर सिंचाई कराओ, टेक्नोलॉजी आ गई। अगर मुझे उर्वरक यूज करना है तो नैनो उर्वरक यूज कराओ, डबल इनकम के लिए। उर्वरक सब्सिडी है उसको बेटर करवाओ, उर्वरक की कालाबाजारी उसको रोक करवाओ। और ये मैं बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, इस बार उर्वरक पढ़ लेना भाई अच्छे से। अगर मैं बात करूं जोत के आकार की तो वो होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। उसके लिए क्या अपनाऊंगा, एफपीओ अपनाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अपनाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2016 याद है ना? मैं मान के चल रहा हूं आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, मैं बस रिवीजन करवा रहा हूं इकोनॉमी का, ठीक है। अगर मैं हरित क्रांति की बात करूं तो गेहूं चावल उगा रहा हूं, उसकी जगह मुझे दाल मोटा अनाज की ओर जाना पड़ेगा। और मोटा अनाज क्यों अपनाऊं, इसका भी रीजन है। इसके सामने अगर मैं बोलूं कि मोटे अनाज के सामने चैलेंजेस क्या है, अब देखो इसी क्वेश्चन को डबलिंग इनकम को, तो पहले डबलिंग इनकम को बात करता हूं फिर मैं अपनाता हूं इसको। फसल के दौरान क्या करना है मेरे को, मशीनरी प्रिसीजन फार्मिंग अपनाऊं, ड्रोन का यूज करूं, फसल बीमा की अधिकतम लोगों तक पहुंच बढ़ाऊं, एग्रीकल्चर ऋण केसीसी है उसको बढ़ाऊं। फसल के दौरान क्या है, सहायक गतिविधि, सहायक गतिविधि कैसे, किस किस को अपनाऊं, मिक्स फार्मिंग अपनाऊं, पशुपालन को बढ़ावा दूं, बागवानी कृषि को बढ़ावा दूं, परमाकल्चर को बढ़ावा दे सकता हूं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे सकता हूं, केसीसी की तक पहुंच बढ़ाऊं। और यहीं पे आ जाएगा पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इसको भी देख लेना, पूछा नहीं इसको काफी दिनों से। अगर मैं फसल के पश्चात की बात करूं तो एमएसपी की बात कर सकता हूं कि एमएसपी को बेटर कराओ, स्वामीनाथन कमेटी, FL2। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हमारी ज्यादा है, उसको कम कराऊं। 1-2 मंडियों के बीच 543 किलोमीटर के आसपास की दूरी है, अप्रोक्स ऐसा ही डाटा है, उसको 5 से 10 किलोमीटर के बीच लेके आओ। ई-नैम को बेटर इंप्लीमेंटेशन करूं, पीडीएस रिफॉर्म अच्छे से करवाया जाए, ओपन प्रोक्योरमेंट को बढ़ावा दिया जाए। तो इस तरीके से किसानों की आय डबल हो सकती है कि नहीं हो सकती, मैंने जितने वो बताए। और आपके पास पॉइंट जनरेट, आपको निबंध लिख सकते हो इस पे, तो आपको एक आंसर लिखना है। अगर मैं बोलूं मोटा अनाज क्यों अपनाना, मोटे अनाज के सामने चुनौतियां क्या है, फिर देखो इसी ग्राफ में बताता हूं। फसल से पहले क्या है, जीएम क्रॉप है ही नहीं, मोटे अनाज की कहां जीएम क्रॉप है, या जेनेटिक मॉडिफाइड, या जेनेटिक मॉडिफाइड भी नहीं है तो कृषि की उन्नत किस्में, बीजों की उन्नत किस्में है क्या इनकी। भाई पूसा चावल की और गेहूं की जितनी किस्में बनाते वही उतनी बनाता पूसा। मोटे अनाज की कभी सुनी है, दलहन की कभी सुनी है, नहीं सुनी। इश्यू है अपने आप में। सोइल का एक इश्यू है, कोवे फिनोमिना पे हम चलते हैं कि भाई जिसकी पिछली बार एमएसपी ज्यादा थी हम उसी को बोएंगे, दूसरी फसल को बोएंगे ही नहीं। मैं ये सारी बकवास इसलिए कर रहा हूं कि आपको जब भी स्ट्रक्चर में इश्यू आए आप अपना आंसर निकाल सको। समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं आपको। इतने से इनपुट से इतना सारा आउटपुट। अरे मैंने कैमरा ऑफ कर रखा है, मैं आप लोगों को कैसे अनुमति बोल सकता हूँ कि कैमरा ऑन करो।
भाई कैमरा ऑन कर लो। मेरे एक्सप्रेशन मुझे नहीं नजर आए, देखो कितना मशगूल होके पढ़ा रहा था मैं। हाँ, तो इन सारी चीजों को हमको यूटिलाइज करना है। आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कैसे करना है, आंसर पता समझ में आया? थोड़ा आइडिया दृष्टि वाले हॉस्टल में रहने वाले लोगों समझ में आ रहा है ना? आई होप की चीजें क्लियर हो रही होगी। अब मैं बात करूं मान लो मोटे अनाज की। अरे यार बैटरी डिस हो गई। भाई साहब पास हो जाना सब। क्योंकि एक तो उधर मेरी बैटरी डिस हो जाती है सारे दिन वहां पे ऑफलाइन मेंटरिंग करते करते। उसके बाद यहाँ पे मैं ये चार्ज होके 3 घंटे 1.5 घंटे और चलाता हूँ और उसके बाद आप बोलते हो कि सर हमारा प्रेशर ज्यादा है। थोड़ा समझो यार। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था मोटे अनाज की। अब मुझे आप कोई भी क्वेश्चन दो, मैं इसी फॉर्मेट में उसको अटैच करके उसकी प्रॉब्लम गिनवा सकता हूँ। कोई भी फसल हो गई उसकी प्रॉब्लम। अगर मैं बात करूं यूपीएससी की पीवाईक्यू बता रहा हूं, जो मैं आंसर बता रहा हूं अभी। अगर मैं बात करूं इंडिया की जो लो यील्डिंग है, गेहूं और चावल की उत्पादकता कम होती जा रही है, यूपीएससी का क्वेश्चन है। इसका रीजन क्या है? यही रीजन है। बना सकते हैं इन सारी चीजों से? बना सकते हैं क्या? तो आगे बढ़ू, ये समझ में आ गया आपको ग्राफ? अगर आपकी अनुमति हो तो इन्हीं सारी जगहों में जो मैं डेटा बताऊंगा इन्हीं सब में इनपुट करना है। ठीक है, आगे चलूं? तो अब जाते हैं हम एग्रीकल्चर के डेटा फैक्ट पे। अब ये डेटा फैक्ट इतना सफिशिएंट है कि अगर आपने इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा, तो आपके चारों आंसर इसी डेटा फैक्ट से कंप्लीट हो सकते हैं। एक एक पॉइंट कॉमन प्लेटफॉर्म मैंने बता दिया आपको, उसी में डेटा फैक्ट रखना है, आप कोई भी क्वेश्चन ले आना। ठीक है, अब मैं डेटा फैक्ट शुरू कर रहा हूं। थोड़ा थोड़ा स्पीड से लेके जाऊंगा, फिर स्पीड खींचूंगा, फिर धीरे धीरे। संघर्ष विराम संघर्ष, तो तैयार रहना। अब बात करते हैं जीवीएम में 19% हिस्सेदारी है भाई हमारी, किसकी? एग्रीकल्चर की। ग्लोबल का एवरेज कितना है? 6.4% है एग्रीकल्चर में हिस्सेदारी जीवीएम में। लेकिन हमारी ग्लोबल के एवरेज से ज्यादा है। हमारी कितनी है? 19%। 3.3 ग्रोथ रेट रहा है हमारा लास्ट ईयर, इकोनॉमिक सर्वे बजट ने हमें बताया। एक किसान है, उसकी आय आती कहां से है? टोटल फसल से आती है 60%, पशुपालन से आती है 30%, फॉरेस्ट्री से आती है 5% और मत्स्य से आती है 5%। ये एग्रीकल्चर का आंतरिक वो है विभाजन। आई होप कि ये क्लियर होगा आपको। ये आपको पहले ही बता चुका हूं कि 45% लोग काम करते हैं, 19% उनके पास इनकम आती है, 98% जो इन्वेस्टमेंट है वो निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाता है भाई। इसका ये वाली लाइन याद रखना। अरे ये तो भूल ही गए। 70% ग्रामीण परिवार एग्रीकल्चर पर निर्भर है। एग्रेरियन सोसाइटी, रोजगार के लेवल पर अगर मैं बात करूं तो 45% कामगार है। भूमिहीन श्रमिक इसमें से 55% है। भूमिहीन लैंडलेस फार्मर, इसकी बात कर रहा हूं मैं। इसकी थोड़ा जूम करके बता देता हूं, ऐसे मत देखो इसमें। ठीक है, तो कामगार 45% है। लैंडलेस फार्मर 55% है। जितने भी किसान है, एवरेज एज किसान की कितनी? 59, और उसमें भी लैंडलेस कितने? 55%। और 70% जो ग्रामीण लोग हैं हमारे जैसे, हम खेती पे ही जीते हैं। मेरी शकल याद कर लेना, 70%। ठीक है, अगला 85% स्मॉल और मीडियम किसान है भारत के। 85% लघु, स्मॉल एंड मार्जिनल। पता है ना स्मॉल एंड मार्जिनल? पीएसएल में कितना कोटा है इसका? कोई बता देगा मेरे को झटके से जवाब? पीएसएल में स्मॉल एंड मार्जिनल किसानों का कितना कोटा है? स्पेसिफिक दिया हुआ है, इस बार बढ़ाया लास्ट ईयर, कितना है बताओ?
10 या 12, चलो ये बता दो। एक एक के गले में चाकू भोंकूंगा मैं। अगला बात करता हूँ, ग्लोबल फिक्स जीएफसी क्या था, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन, जीसीएफ है ये। ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन कैसा है? अब 18 से 19% वो था, इसको भूल जाओ। 19% हमारी जीडीपी में इसकी भागीदारी थी। 98% जो इन्वेस्टमेंट था वो निजी क्षेत्र का था एग्रीकल्चर में। देख रहे हो, जब भी आपको फैक्ट देना हो, कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट का इश्यू है, तो आप क्या करोगे? 98% किसानों के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, निजी क्षेत्र के द्वारा, और ये एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी चुनौती। और गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडी देती है, इन्वेस्टमेंट नहीं करती है। एग्रीकल्चर में कभी भी बहुत लेस इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है सब्सिडी करती है, सब्सिडी में देती है, और कॉर्पोरेट निकाय उसमें निवेश नहीं करना चाहते। 85% किसान मार्जिनल और स्मॉल है। अब उनके पास पैसा ही नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट कहां से करेंगे भाई? यहाँ तो खाने के पैसे नहीं हो सकते, एग्रीकल्चर में मशीन लेके कहां से आएगा? और इसी समस्या का समाधान करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई कृषि उन्नति योजना, उसमें क्या था कि हम लोग जो जितने भी हमारे वो है ना, हल, गाड़ा, बैलगाड़ा, ट्रॉली, सब किराए पे देंगे। मतलब जितनी भी मशीनरी है उसको रेंट पे ले जा सकता है किसान। अगला, इन्वेस्टमेंट कम है और ग्रोथ कैपिटल फॉर्मेशन कम है, इस वजह से उसकी ग्रोथ कम है। देखो ये साइकिल बन गया। अब क्या हुआ? 85%, इसको ग्राफ में बना देता हूँ। 85% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। जैसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हुआ, अब ये इनका इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में कम हो जाएगा। और दिक्कत क्या है कि 98% जो इन्वेस्टमेंट है वो निजी क्षेत्र करता है। जैसे ही इन्वेस्टमेंट कम हुआ, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन कम हो जाएगा। कितना परसेंट है? कम है, 16%, 19% के आसपास है। और जैसे ये कम हो जाएगा तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ ज्यादा रहेगी, कम रहेगी भाई? कम रहेगी। और ग्रोथ रहेगी तो ये स्मॉल एंड फार्मर जो इनकी इनकम थी वो कम हो जाएगी। बन गया ना साइकिल, लूप बन गया ना? समझे? ये लूप चेप क्या आना है। आशुतोष तुमको समझ नहीं आ रहा मैंने क्या पढ़ा है अभी? आशुतोष समझ में आ रहा है? इसके कानों तक आवाज नहीं जा रही मेरी। आशुतोष मीना समझ में आ रहा है? तो नींद से जाग जाओ, नींद से जाग जाओ, नींद की गोली खत्म करो असर उसका, ठीक है? अगला, लैंड यूज पैटर्न। लैंड यूज पैटर्न कहता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि नेट बोया गया क्षेत्र है 45%, हमारी जितनी लैंड है उसका 140 मिलियन हेक्टर। एक ही चीज याद कर लो, उससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। लेकिन ग्रोस क्षेत्र क्या है? 195%। ये कैसे हो गया ये बताओ मेरे को। 45% से भाई हमारा नेट जो सोन एरिया है ना वो 45% है, लेकिन ये नेट ग्रोस एरिया 195% कैसे हो गया? कोई मुझे बता पाएगा? अरे भाई 3 बार उगाते हैं ना खेती, तो एक ही जमीन पे तो उगाते हैं यार। चलो अब कर लेना भाई। वन क्षेत्र तो आपको पता ही होगा, चरागाह 4% है। ये काम आएगा किस पे? एनिमल हस्बेंड्री में। एनिमल हस्बेंड्री में अगर आपको आर्गुमेंट देना हो कि भाई पशुपालन तो करे लेकिन उसके लिए जो लैंड है वही कम है ना, 4% ही लैंड हम उसको ऑथराइज कर रहे हैं, और 5% लैंड तो बंजर है। तो सर आ जाएगा कैमरे के। अगला है 8% भूमि गैर कृषि कार्यों में उपयोग हो रही है। अगला, फसल का बुआई का क्षेत्र क्या है? ये कहां पे काम आएगा? जो हम आर्गुमेंट देंगे कहां पे कि भाई किसान की आय डबल क्यों नहीं हो रही, गेहूं चावल की ही उत्पादकता कम क्यों हो रही है। अब देखो
50% पे तो अनाज बोते हैं, उसमें भी 25% चावल और 15% गेहूं बोते हैं हम लोग टोटल एरिया का, और 10% पे ज्वार बाजरा रागी कहते हैं मोटे अनाज। ये मोटे अनाज का आर्गुमेंट हो गया। दाल हम ओनली 15% क्षेत्र पर बोते हैं, ऑयल सीड 13 से 15, कपास 7% पे और गन्ना 3% पे। इस डेटा को अच्छे से याद कर लेना मित्रों, क्योंकि आपके आर्गुमेंट देने में काम आएगा, और इसका सोर्स रखना आर्थिक सर्वे। आई होप कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट हैं और आप इसको बना लोगे। तो मैं आगे बढ़ूं। अब बात करता हूँ, अब एक एक सेक्टर की बात करूंगा। मैंने जितने भी उसके वो बताए ना, देखो यहाँ पे मैंने जितने भी बताए, ये वाले जोत का आकार, बीज, मृदा, उर्वरक, माइक्रो इरिगेशन, मशीनरी, बीमा, सबके एक एक के बारे में बात करूंगा मैं, ठीक है। ये तो ओवरऑल एग्रीकल्चर का पर्सपेक्टिव दिखा दिया मैंने आपको, है ना। ये डेटा बस वहीं काम आएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ एक एक चीज की, जैसे लैंड के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1980 में हमारा जोत का आकार था 1.84 हेक्टेयर औसतन, लेकिन अब हमारा जोत का आकार हो गया 1.08 हेक्टेयर, और 85% किसान हम लोगों के स्मॉल एंड मार्जिनल है, ठीक है। ये इतना डेटा मोर देन सफिशिएंट है, ये डाटा याद करने की जरूरत नहीं कि 65% के पास एक हेक्टेयर से कम है। इसको छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन मजेदार बात ये है कि 15% जो लैंड है वो भूमिधारक वुमेन है, ओनली 15% लैंड की, 15% की। तो ये डेटा काम आ जाएगा, जहां पे भी आपको फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात करनी है। सुन रहे हो मित्रों? सही चल रहा है, स्लो चल रहा हूं, समझ में आ रहा है, दिमाग में भी जा रहा होगा। 15%, जैसे कि हमारी क्लास में भी देखे तो 3-4 लड़कियां ही हैं, तो ये 15% के बराबर ही है, और उतना ही एग्रीकल्चर में इनके पास लैंड टाइटलिंग है, ठीक है। आय असमानता, इनकम इनइक्वालिटीज एग्रीकल्चर में भी वो करती है। अब जहां पे भी अपने को इशू दिखाना हो एग्रीकल्चर का, तो वहां पे 85% किसान स्मॉल एंड मार्जिनल है, 65% के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। मजेदार बात है कि उनके पास 1.08 हेक्टेयर ही औसत जमीन है, ठीक है। और उसके बाद भी 15% महिलाओं के पास वो है एग्रीकल्चर। अब उसके बाद मजेदार बात यह है कि 85% किसान है ना, वो 10% कुल बोया गया, मतलब कुल कृषि आय का उनके पास आता है। मतलब यहाँ पे देखो, ये स्मॉल एंड मार्जिनल किसान कितने थे? 85%। तो बड़े किसान कितने हुए? कोई भी गणित बताएगा अपनी, जो सीसेट पास करके गया है 15%। अब इसके पास इनकम का 90% 10% ही जा रहा है भाई 85% लोगों के पास, जबकि 15% लोग कितना कमा रहे हैं? 90%। ऐसा एग्रीकल्चर का डेटा है। समझ पा रहे हो कितनी इनइक्वालिटीज है? अंकुर जैसे लोग, इनके बड़े खेत है, 500 बीघा जमीन है। अब 500 बीघा जमीन में ये 90% पैसा कमा रहे हैं भाई। और आशुतोष जैसे लोग, जिनको कान में भी आवाज नहीं आती, ये अलग बात है कि इसके पापा एफसीआई में है, लेकिन इनके पास जमीन ये है 85% वालों में से, तो इनके पास 10% ही इनकम है, ठीक है। अगली बात करता हूँ, बड़े किसान 7.5 गुना आय ज्यादा कमाते हैं। ऑलरेडी हमारे पास ये मोर देन सफिशिएंट डाटा है। जब भी हम एग्रीकल्चर की इनकम इनइक्वालिटीज की बात करेंगे तो आपको ये डाटा होना चाहिए याद। क्या डाटा? वही 1% के पास वहां पे कितना था? एक तो वो था उसकी रिपोर्ट, ऑक्सफैम की रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट इकोनॉमिक सर्वे की, और वो कहता है कि भाई 10% 90 कमा रहे हैं, और बाकी के जो बेचारे मतलब 15% बेचारे 90 कमा रहे हैं, और बाकी के जो 85% है वो 10% में मौज कर रहे हैं। उनके पास तो 1-1 रुपया भी नहीं आ रहा। अगली बात करता हूं कि 22.5% किसान, 22%, 22.5% किसान बीपीएल है, और उनमें से मजेदार बात है कि 75% किसान को अगर मौका मिले कि एग्रीकल्चर छोड़ दो तो वो छोड़ देंगे। भाई मैं तो छोड़ दूंगा ना, मेरे को मौका मिले तो, मेरी नौकरी लग जाए तो मैं क्यों करूं खेती, पर लगी नहीं रही, आप लोगों को पढ़ाना पड़ रहा है। तो ये वाली हो गई। और औसत आय 6,246 मासिक।
ठीक है, इसको भी याद रखना, ये भी डेटा काम आएगा। अगर मैं बात करूं एवरेज इंडियन की इनकम कितनी है, 1,97,000, 1,97,000 है ना, और इनकी निकालो बेचारों की वार्षिक की 72, अप्रोक्स 75,000 के आसपास बेचारों की। एवरेज किसान और एवरेज जो इंडियन है उसकी आय में ही 1,20,000 का फर्क है, 22,000 का। ये इनकम ट्रांजिशन, इनकम डिफरेंस आप वहां दिखा सकते हो, और इसी का परिणाम है कि 75% किसान क्या चाहते हैं कि हम लोग इनकम को इसको छोड़ दें, एग्रीकल्चर को, और यही वो रीजन है कि इनकम जो एग्रीकल्चर की इनकम है वो कम है इसकी वजह से। अगर आपको वहां ये आर्गुमेंट देना हो तो ये आर्गुमेंट दो आप। अगर आपको आर्गुमेंट देना है कि गेहूं और चावल को क्यों नहीं छोड़ पा रहा है, तो भाई इसीलिए नहीं छोड़ पा रहा है कि और की तो एमएसपी भी तय नहीं है, इसकी एटलीस्ट एमएसपी और उसका पेट तो भरेगा। गेहूं चावल उगा के कम से कम वो पेट भरने लायक तो उगाएगा, उसकी तो 1 हेक्टर जमीन है, 1 हेक्टर जमीन में तो खाने पीने का ही तो उगाएगा सबसे पहले, उसके बाद ही तो दूसरी चीजों की सोचेगा, और गेहूं चावल दूसरी प्रायोरिटी है पेट भरने की। बेसिक आर्गुमेंट है, सबसे बेसिक आर्गुमेंट ये है कि इंडिया सबसे ज्यादा गेहूं चावल पे क्यों डिपेंडेंट है, 50% हम लोग क्यों डिपेंडेंट है गेहूं चावल पे। समझ पा रहे हो गरीबी देश की, मेरी गरीबी दिख रही है तुमको, अब फीस दे देना अब इसी बात पे। अगला प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, देखो मेरे हिसाब से ना मैं जिस तरीके से डेटा बता रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में घुस रहा होगा अच्छे से और बोलोगे भी नहीं इन सारी चीजों को, मैं इसलिए ये इतना कहानी बता रहा हूँ ना। 1950 की अगर मैं बात करूं, मजेदार बात क्या है कि हम लोगों की फैमिली, देखो इनकम किसकी बढ़ रही है, वो जिनके पास लैंड होल्डिंग ज्यादा है या जिनके पास लैंड का आकार ज्यादा है। लेकिन मजेदार बात ये है कि हमारी पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी वो तो हमारी बढ़ रही है, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी वो भी बढ़ रही है, क्योंकि 1950 की अगर मैं बात करूं तो वहां पे 50 मिलियन टन ही उत्पादन था, मीट्रिक मिलियन टन ऐसे करके है। लेकिन अब 2022 में 320 मिलियन टन के आसपास हम लोगों ने उत्पादन किया है, 6 गुना उत्पादन बढ़ा दिया। और ये हमारा पॉजिटिव आर्गुमेंट में जाएगा जब हम बोलेंगे कि हम एग्रीकल्चर जो गेहूं चावल है उससे हम लोग दूसरी फसलों की ओर जा सकते हैं। क्यों? कि भाई ऑलरेडी हम इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड देश होते जा रहे हैं, तो प्रायोरिटी क्या है हमारी कि हम तिलहन में आत्मनिर्भर हो सके, और उसके लिए हमको जो फसल की प्रणाली है, जो फसल चक्र है, उसमें ही बदलाव करना पड़ेगा। आर्गुमेंट समझ पा रहे हो कहां यूज करना है? ठीक है। और ये बोल रहा है कि कुल खाद्य उत्पादन का 75% अनाज और गेहूं और चावल का है। अब इसका आर्गुमेंट के पीछे का समझ पा रहे हो ना, क्यों है ये? मैं ऑलरेडी 2 आर्गुमेंट दे चुका हूं वहां से डेटा फैक्ट यूज करके। हाँ, अगर मैं बात करूं कि हमारी प्रोडक्टिविटी, पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी, वो हमारी काफी कम है, ये बात सच है भाई कि पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी हमारी कम है, और यही एक रीजन है कि हमारे किसानों की आय कम है, और यही एक रीजन है कि हम लोग गेहूं और चावल पे डिपेंडेंट है। क्यों? मजेदार बात यह है कि क्यों भाई, क्यों प्रोडक्टिविटी कम है? ये आर्गुमेंट कहां आएगा? जब आपको जीएम क्रॉप के पॉजिटिव पॉइंट में देना हो कि हमारी यूएस जैसे देश, चाइना जैसे देश जीएम क्रॉप का यूज करके वही तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे पास, एटलीस्ट हम इतना प्रोड्यूस करें कि हम भी एक्सपोर्ट कर सके। और उसके पीछे का आर्गुमेंट क्या है कि पर हेक्टेयर हमारा आउटपुट है वो हमारा 2000 किलोग्राम पर हेक्टेयर है, जबकि चाइना का हमसे 4000 केजी पर हेक्टेयर उगाता है, 4000 केजी हेक्टेयर पर हेक्टेयर, जबकि हमारा कितना है 2000 केजी पर हेक्टेयर। ये अलग बात है कि हमने 1950 की तुलना में 4 गुना ज्यादा प्रोडक्टिविटी ला दी है, लेकिन सवाल तो ये है ही नहीं। सवाल तो ये है कि अब भी चाइना और यूएस जैसे देश हमसे 2 गुना प्रोडक्टिव कैसे कर रहे हैं पर हेक्टेयर। ठीक है, आई होप कि मेरे आर्गुमेंट आपके दिमाग में जा रहे होंगे सीधे, और आप इनको डायरेक्ट यूज कर पाओगे। ठीक है, अब भारत का एडवांटेज क्या है? अगर मैं बात करूं कि भारत को ऐसा क्या किया जाना चाहिए वे फॉरवर्ड की, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है ऐसा, इसमें देखना अभी एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से डायरेक्ट प्रीलिम्स में, मैं जो पढ़ाता हूँ प्रीलिम्स में काम आता है सीरियस लेना आप। ठीक है, 2022-2023 का बुआई योग्य क्षेत्र
बुआई योग्य क्षेत्र जो मैंने बताया 45% अभी, तो 195% जो ग्रोथ था, हम लोग वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बोया गया क्षेत्र है हमारे पास लैंड, किसी कंट्री वाइज की अगर मैं बात करूं, चाइना से भी ज्यादा। अगर मैं बात करूं दूसरी बात, 20 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है इंडिया के पास। ये आर्गुमेंट आपका आएगा कहां पे? फार्म विविधीकरण में, कृषि विविधीकरण में, कि भाई 20 हमारे एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है, ठीक है। और वर्ल्ड में अगर 60 प्रकार की खेती होती है, 60% की अगर खेती होती है, तो हमारे पास 44% का जो एग्रीकल्चर है वो हम लोग इंडिया में उगा सकते हैं। कितना डाइवर्सिफिकेशन का हमारे पास ऑप्शन है। और सेकंड सबसे बड़े लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन यहां दिख रहे हो सबसे बड़ा बोया गया क्षेत्र और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, 10th सबसे बड़े एक्सपोर्टर है। ग्लोबल चेन का 2.5% हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ग्लोबल का 2.5% ओनली। वो कब है? वो हमारे सामने चैलेंज क्या है? 20 हमारे क्लाइमेटिक एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है, फिर भी हम 2.5% एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है? कि हम लोग पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी कम है, हमारे पास मैकेनाइजेशन कम है, हमारे पास किसानों की औसत जो भूमि है उसका आकार कम है। आई होप कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो सारी चीजों से। आपको आंसर लिखना होगा तो लिख दोगे ना अब तो आर्गुमेंट के साथ, सबको कसम है। अब देखो, अब मैं कसम नहीं बोलूंगा किसकी देता, ठीक है। अगला है मसाला, दाल। मसाला तो समझते हो ना, मसाला लड़के मसाला ही समझना, जो केरला तमिलनाडु में होता है, ठीक है। दाल, दूध, चाय, जूट, इनका सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। गेहूं, चावल, फल, सब्जी, गन्ना, कॉटन, इनका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अब जहां पे भी आपको आर्गुमेंट देना हो इंडिया की आत्मनिर्भरता के संदर्भ में, तो आप ये आर्गुमेंट यूज करो कि भाई हम लोग लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी की बात करो, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात करो। सोसाइटी में ये आर्गुमेंट जाएगा आपका पेपर 2 पेपर 1 में कि भाई हम लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। आई होप कि ये क्लियर रहा होगा। आगे चलूं मैं मित्रों। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट मैंने जैसे कि आपको बताया 2.5% ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट हम करते हैं किससे? एग्रीकल्चर से। 10th हमारा स्थान है, 10th स्थान, 10वां स्थान मित्रों, 10वां स्थान है। हम इसको पहले स्थान पर लेके आएंगे। खेती किस किस कौन कौन करेगा? फिर पहले स्थान पे लाएंगे तो फिर आईएएस बन के क्या करेगा भाई? हाँ, आईएएस बन के करप्शन करेंगे, करप्शन करके बड़े खेत खरीदेंगे, बड़े खेत खरीद के उसमें खेती करेंगे और फिर उसको निर्यात करेंगे, क्योंकि 15% लोगों 90% पैसा कमाते हैं एग्रीकल्चर का। देख रहे हो, मैं डाटा भी करवा रहा हूं। देखो जो जो मुस्कुरा रहे हैं ना, सब यही काम करे। टैक्स का पैसे इधर ही बचाएंगे। हाँ, अरे भ्रष्टाचार, तुम लोग तुम्हारे इनकम के जो सैलरी जा रही उधर ही तो जाओगे, ठीक है। अगला 1991 के बाद भारत नेट एक्सपोर्टर हो गया भाई एग्रीकल्चर का। ये बात अच्छी चीज है, ये हमारा आर्गुमेंट देना। जहां हम 1991 के रिफॉर्म की बात करेंगे ना, वहां पे ये भी एक आर्गुमेंट रहेगा कि 1991 के बाद इंडिया नेट एक्सपोर्टर हो गया। किसका? माल बेचने में, एग्रीकल्चर में माल बेचने में नहीं। सबसे मजेदार बात है कि इंडिया नॉट ओनली फूड एक्सपोर्टर है, फसलों का एक्सपोर्टर है, नेट वाटर एक्सपोर्टर भी है। ये आप कहां करोगे? वाटर स्ट्रेस पे करोगे, जल संकट पे आप जहां बात आएगी आप वहां करोगे एग्रीकल्चर के पार्ट को लेके कि इंडिया नेट वाटर एक्सपोर्टर है। सांस भर गया, पानी भी नहीं है। अरे पानी तो दे जाओ कोई टीचर। ठीक है, अगला एग्रीकल्चर की बात अगर मैं बात करूं, वर्चुअल वाटर एक्सपोर्टर, वर्चुअल वाटर एक्सपोर्टर है भाई, वर्चुअल वाटर एक्सपोर्टर, नेट वर्चुअल वाटर एक्सपोर्टर। और मेरे को पानी चाहिए, मेरे यहाँ पे वाटर एक्सपोर्ट हो नहीं रहा, इंपोर्ट नहीं हो नहीं रहा,
अरे दे जाओ, कोई तो सुन रहा होगा। सर मैं आ रही हूँ 5 मिनट। अरे यही होंगे क्लास में। चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं, ठीक है। 2015 में 85%, ये ना मतलब 1000 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा है ना। सब पानी पी रहे हैं, देखो मेरे को दिखा दिखा के, ठीक है। अगला है 186। 2022 में 186,000 करोड़ के, 186,000 या ऐसे करके कोई डेटा है, तो इसको एक बार देख लेना कि इसमें सतत वृद्धि हुई है एग्रीकल्चर उसमें ऋण में। अब आ गया मैं बागवानी की। क्वेश्चन आता है कि बागवानी क्यों अपनानी चाहिए, बागवानी के लिए आर्गुमेंट हमारे क्या क्या हो सकते हैं। मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि 15% बोई गई क्षेत्र का बागवानी करते हैं हम लोग। बागवानी की अंग्रेजी तो पता है ना सबको, हाँ। एग्रीकल्चर जीडीपी में, लेकिन देखो अब मजेदार चीज देखो, 15% एग्रीकल्चर बोई गई लैंड में है, जो भी हम लोग बागवानी कर रहे हैं 15% भूमि पर ही कर रहे हैं, लेकिन जीडीपी में इसका हिस्सेदारी देखो 35%। जहां पे भी आपको डबलिंग इनकम फार्मर का आर्गुमेंट देना हो कि हमको बागवानी फसलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, तो उसके पीछे का आर्गुमेंट आपका रहना चाहिए कि 15% बोई गई भूमि में हम लोग बागवानी करते हैं, जबकि उसका जीडीपी में योगदान 35% है। ये आपका ओवरऑल आर्गुमेंट होगा, अधूरा आर्गुमेंट नहीं होगा ये। अगला फूड, ये इसको एग्रीकल्चर का सनराइज सेक्टर का दर्जा दिया है, किसको, बागवानी को। और जिनके पास पीडीएफ मिल गई वो इस भरोसे ना रहे कि हमको लिखना नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जितना खुद की राइटिंग में लिखोगे उतना ज्यादा याद रहेगा। जो लोग नहीं लिख रहे, जो लोग मजे ले रहे हैं क्लास में सुनने के, वो स्पेशल रूप से सतर्क हो जाए, क्योंकि आपको ये डेटा याद नहीं रहेगा। अगला, फूड ग्रेन में अधिक उत्पादन की बात करो तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 335 मिलियन टन ऑलरेडी। और फल तथा सब्जियों की 90% हिस्सेदारी है इसमें, ठीक है। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बड़ा प्रोड्यूसर है किसका, बागवानी का, इंडिया, ठीक है। हाँ, वर्ल्ड का एक्सपोर्ट में 10% के आसपास, सॉरी 1.7% के आसपास हम लोग सब्जियां निर्यात करते हैं, और 0.5% के आसपास हम लोग फलों का निर्यात करते हैं पूरे ग्लोबल में। भाई 100 फ्रूट अगर वर्ल्ड में निर्यात होते हैं तो 0.5% हम बेचते हैं, 1% नहीं, 0.5% सब्जियां ज्यादा बेचते हैं। बागवानी को बोलते हैं, बागवानी को अंग्रेजी में मेरे दिमाग से निकल रहा है बागवानी, तभी तो मैं हॉर्टिकल्चर। ये ऐसे स्टूडेंट की जरूरत है जो मेरे को, मैं भूल जाऊं तो याद करवाते रहे। ये अलग बात है कि अच्छे लोग भी जो पानी पिला देते हैं बीच बीच। एक्चुअली मैं क्लास से ऑफिस से सीधा आके ही यहाँ आ गया, तो बाहर जाने का भी मौका नहीं मिला। देख रहे हो डेडिकेशन, भाई पास हो जाना बस। अगला 20% रोजगार जो एग्रीकल्चर का, अब देखो मस्त डेटा, देखो क्या निकला। अगर 100 एग्रीकल्चर है तो 20% लोग यहाँ पे काम करते हैं, 15% हमारे पास भूमि है, और कमाते कितना है, 35%। देख रहे हो इसका, ये कितना हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। देखो डाटा फेंकना मुंह पे एक अलग बात है, ठीक है, और डाटा को एनालाइज करके एग्जाम में यूटिलाइज करवाना अलग बात है, और उसके बाद भी आप फीस नहीं दे रहे हो, ये तीसरी बात है। पशुपालन की बात कर रहा हूं मैं। अगली, जीडीपी में 30% योगदान है किसका, पशुपालन का, एग्रीकल्चर जीडीपी में। अब देखो किसान की इनकम आ कहाँ रही है, आ कहाँ से रही है बेचारे की। भाई 35% तो बागवानी ले गई, 30% ही एग्रीकल्चर में फिशरीज ले गई, तो किसान की इनकम अभी आएगी कि कौन सा हिस्सा उसका कहाँ से आता है, ठीक है, अभी टेंशन मत लो। 2/3 किसान ग्रामीण रोजगार, और 10% जनता का रोजगार है भाई पशुपालन। हमारे जैसे लोग गाय चराते थे बचपन में, भैंसे चराते थे, हमारा रोजगार था प्राइमरी। ये अलग बात है कि अब मैं इंसान चरा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। विश्व के सर्वाधिक पशुपालन हमारे पास है, इसीलिए तो हम लोग कितने % काम रोजगार योग्य है हमारे इंडिया के, 52। बाकी 48% किसकी श्रेणी में आएंगे, इसी की श्रेणी में आएंगे।
और उसमें आप सब लोगों, कुछ लोगों की नौकरी वाले को छोड़ देते। ये तो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, तो इसका देखो ये डेटा ना थोड़ा ध्यान रख लेना, ये मैं आगे भी करवाऊंगा, हालांकि इसकी टेंशन मत लो। ये है 1951 का, 1951 की हमारी स्थिति एग्रीकल्चर की, सेवा की और उद्योग की, ये 2022 की। एग्रीकल्चर में 1951 में हम लोग 52% जीडीपी का हिस्सा आता था, 52%। अब कितना आ गया? 19%। इसीलिए तो हमारे वो घर वाले बोलते हैं अरे काय दे रहे हो खेती में, क्या रखा है खेती में, इनकम ही नहीं है। भाई इंडिया का जो जीडीपी का ट्रांजिशन था ना वो तो हो गया, लेकिन लेबर का ट्रांजिशन नहीं हुआ। हम बोलते हैं कि हम लोग प्राइमरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर की ओर चले जा रहे हैं, लेकिन हमारा वो हम लोग कैपिटल इंटेंसिव और जो इनकम है जीडीपी की उसी में ट्रांजिशन की ओर गए हैं। हमारा लेबर फोर्स का जो 45% है अभी भी एग्रीकल्चर में, और वो है एग्रीकल्चर की लो इनकम का कारण। हमको अलाइड एक्टिविटीज में हमको बढ़ावा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बागवानी कितना परसेंट पैसा कमा रही है? 35%। पशुपालन कितना परसेंट पैसा कमा रहा है? 30%। समझ पा रहे हो अब डाटा फैक्ट? भावना तक जा रहे हो? तो अब मैं आगे चलता हूं, इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। डेयरी पे मैं बात करता हूं क्योंकि उसमें समझाने वाला कुछ था नहीं। डेयरी, पशुपालन का 66% योगदान डेयरी का जाता है। 44 कहां गया? अरे भाई कटवाएंगे भी तो सही ना पशुओं को। अगला, पिछले 20 वर्षों से इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना हुआ है। पर कैपिटा हमारी प्रोडक्ट जो उपलब्धता है दूध की हाईएस्ट है वर्ल्ड में, 407 ग्राम। देख रहे हो? उसके बाद भी कितने कुपोषित बच्चे हैं। चिन्ह निकालने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करते हैं ये लोग। अगला, असंगठित क्षेत्र में 60% है। अगर डेयरी क्षेत्र की बात करूं तो डेयरी सेक्टर भी 40% ही ओनली ऑर्गेनाइज्ड है, 60% अनऑर्गेनाइज्ड है। अगर मैं बात करूं पशुपालन की समस्या तो 60% अनऑर्गेनाइज्ड। अगर मैं बात करूं फूड अलाइड एक्टिविटीज की प्रॉब्लम तो 60% अनऑर्गेनाइज्ड। ये वहां आर्गुमेंट काम आएगा। अगर मैं बात करूं इंडिया की फूड सिक्योरिटी की तो वहां पे आपको आर्गुमेंट देना होगा कि 407 ग्राम पर कैपिटा उपलब्धता है हमारे दूध की, फिर भी हम कुपोषित क्यों हैं? भाई 33% हमारी स्टंटिंग है। मल्टीपोर्ट इंडेक्स तो हमारा कम होना चाहिए ना। समझ पा रहे हो मेरी भावना? लेकिन क्यों है फिर भी? पॉलिसी पैरालिसिस, इंप्लीमेंटेशन पैरालिसिस। मत्स्यन की बात करता हूं, आएगा नहीं। जीवीए में 1.2% योगदान है इसका। प्लीज जा सकते हो जिसको जाना है, रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, लेकिन रिकॉर्डेड सेशन में कितना समझ में आएगा मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। एग्रीकल्चर में 5 to 6% जीडीपी का योगदान देता है। 7.5% ग्लोबल हिस्सेदारी है इसकी, ठीक है। विश्व के हम लोग सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इनलैंड हम लोग 65 और मरीन लैंड 35%। ये कहाँ काम आएगा बताओ मुझे मित्रों? ये फैक्ट कहाँ काम आएगा? ये काम आएगा इंटरनल सिक्योरिटी में, पोर्ट बेस्ड डेवलपमेंट में, इकोनॉमी के पोर्ट बेस्ड डेवलपमेंट में। अगर मैं बात करूं मछुआरों की आजीविका की सुरक्षा की, अगर मैं बात करूं कोस्टल सिक्योरिटी की, अगर मैं बात करूं तो वहां पे इसको यूज करना है भाई। अब मैं बात कर रहा हूं एग्रीकल्चर ऋण की। नाबार्ड का सर्वे है भाई, नाबार्ड का नाम लिखना है स्पेशली। सहायक गतिविधि, ठीक है। एग्री 10% कृषि का ऋण प्राप्त होता है सहायक गतिविधियों को, 10% आउटपुट में भागीदारी है। संस्थागत, अगर ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है इसको, और ये डेटा इंपॉर्टेंट है। 26% किसान ही बीमित है। अगर मैं फसल बीमा योजना की बात करूं जो कि अपने को जरूरत पड़ेगी ड्यूरिंग के दौरान, अगर अपने को वहां पे फैक्ट करने की बात करो तो बोलो कि 26% ही जो किसान है उनके पास बीमा है। मैं क्लास लंबी ले रहा हूं क्या? मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। संस्थागत ऋणों की बात करूं तो 2022 में हम 72% किसानों को हम लोगों ने संस्थागत ऋण दिया, जबकि 1950 में ओनली 10% लोगों के पास संस्थागत ऋण था भैया। अब 1951 से तुलना करो 2022 की
मोदी जी की जय हो। मोदी जी ने 72% लोगों को, 72% किसानों को संस्थागत ऋण के अंदर ला दिया, और ये हमारा वित्तीय समावेशन है मित्रों, जबकि 1951 में 10% के पास ही था। मैं कभी कभी ज्यादा भावुक हो जाता हूँ मोदी जी की बात सुनते ही। एमएसपी की बात करूं तो 6% किसान तक ही उनके पास पहुंचे। एनएसएसओ 70वां सर्वे का आंकड़ा है। 23 फसलों की हम लोग वो जारी करते हैं, और 1/3 ही प्रभावित खरीद कर पाते हैं हम लोग सब्सिडी पे। एमएसपी इंपॉर्टेंट है, इसका डेटा याद रखें, ये एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला मंडी की बात करूं, देखो मैंने अभी ना आपको कुछ एक फैक्ट दे रहा था ना, अभी वो एग्जैक्ट फैक्ट है। 50% से कम उत्पाद मंडी में बेचते हैं। पहली चीज, एपीएमसी के एक्ट के बारे में पता है ना क्या क्या है, कि भाई मंडी में बेच सकते हो, बाहर नहीं बेच सकते। बहुत सारे जो वो पैसा लेते हैं, शुल्क और जो जितने चार्ज देते हैं बहुत ज्यादा है वो, और कोई भी बाहर वाला आके खरीद नहीं सकता। पहले आपको आड़तिया बनना होगा, आड़तिया के लिए लाइसेंस व्यवस्था अलग चलती है, तो बहुत सारे चैलेंजेस है वहां के। लेकिन मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ, वो किसी और दिन करवा दूंगा, कल करवा दूंगा, ठीक है। अगला, चावल 30% खरीदते हैं, 45%। अब देखो कहाँ यूज आएगा। अगर मैं बात करूं मंडी की, हम गेहूं और चावल प्रणाली पे क्यों जा रहे हैं? पहली चीज तो एमएसपी उसकी मिलती है ज्यादा। दूसरी क्या है कि अगर मैं एपीएमसी मंडियों की बात करूं तो 30% चावल और 45% गेहूं बिकता है वहां पे, तो खरीदारी उनकी है, तो भाई बुगाएंगे उनको ना। मेरे पास तो वैसे ही 1 हेक्टेयर जमीन है, मैं तो अगर कमानी होगा तो वहां कमाऊंगा ना कि दाल तेल बेचने का सुतुना करूंगा कि तिलहन उगाऊंगा। तेल बेचने का मतलब तिलहन उगाऊंगा। अगली बात, फार्म गेट प्राइस, ये बोल रहा है कि उपभोक्ता कीमतों का 60 से जो किसान को जो फायदा मिलता है 60 to 40% ही वो मिलता है, ठीक है, उपभोक्ता कीमतों का, ठीक है। अगली बात करता हूँ फल और सब्जियों का, केवल 20 से 30%। देख बताओ क्या हालत है। मैं कमा रहा हूँ पूरी खेती, है ना, मेरे खेत से माल आ रहा है इधर, लेकिन मेरे को 20% ही मिलेगा उस टोटल उसका। जो आपके पास बिकेगा ना दिल्ली में, वो बिकेगा 100 रुपए का, और मेरे को मिलेगा 20 रुपए। मंडी में 6 रुपए किलो तरबूज खरीदते थे हम, जब हम बेचने जाते थे मार्केट में। बचपन की बता रहा हूँ, जब मैं 6th 3rd 4th क्लास में होगा, मंडी में जाते थे, 6 रुपए किलो में खरीद के लाते थे, 20 रुपए किलो में बेचते थे। ये अलग बात है कि आप यकीन नहीं करोगे इस बात पे, पर मैं सच बता रहा हूँ ये बात। ये अलग बात है कि दोस्तों में बेचते थे 20 रुपए किलो लेकिन उद्यमी हम बचपन से रहे, ठीक है। अब ये इसलिए याद करा रहा हूँ, 6 रुपए 20 रुपए आपको ऐसे याद रहेगा कि भाई 20% ही एक्चुअल प्राइस का मिल पाता है, ठीक है, और 40 to 60% ही किसान को मिल पाता है अलग का। अगर क्वेश्चन आ जाए कृषि क्षेत्र का महिलाकरण, तो मैं बात करूं 75% महिला श्रम बल में भागीदारी है, और लैंड टाइटलाइजेशन कितने के लोगों के पास है? 15% के पास। देखो ये लिखा हुआ है ना, ऑलरेडी मैं डेटा करवा चुका था। अरे यार कैमरा ऑन कर लिया करो, मेरे को भी दिखता रहे पढ़ रहे हो, नहीं तो मेरे को लगता है मैं खुद ही पढ़ रहा हूं। अगला है 55% जो महिलाएं हैं ना, वो ओनली वर्किंग है, ओनली कामगार है, उनके पास कोई अधिकारिता नहीं है। और पीएम किसान योजना के तहत 25% महिलाओं ही लाभार्थी है, 75% तो मेल है भाई। 6,000 रुपए वही कमा रहे हैं। मोदी जी ने बहुत बड़ा पैसा दिया है, 6,000 ये समझ नहीं आता पैसा गया कहाँ हो, और ठीक है बड़ा पैसा है। जलवायु परिवर्तन की बात करूं, अगर जलवायु परिवर्तन 1 डिग्री सेंटीग्रेड, देखो अब जलवायु, अगर आपको एग्रीकल्चर की डबलिंग फार्मर के सामने चुनौतियां रखनी हो तो लिखो जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया तो फसल उत्पादकता में 1.7% की कटौती हो सकती है। ग्रोथ रेट, आईएमएफ कहता है ये बात, मैं नहीं कह रहा, कहीं सोच लो मैं बोल रहा हूँ सर की बात नहीं। मेरा नाम मत लिख के आना उधर कि सर ने बोला था, आईएमएफ ने बोला। जलवायु परिवर्तन से 15% तक इनकम कम हो सकती है। जैविक खेती, इसको मैं खींच के चल रहा हूँ। 27% एमपी सबसे ज्यादा वो करता है, सिक्किम सबसे पहला राज्य, यूटी कौन सा है बता देना मेरे को, जो बताएगा उसको 2 रुपए का इनाम है। 9th सबसे बड़ा क्षेत्र है, और फर्स्ट सबसे ज्यादा किसान है। वेरी गुड, 2 रुपए के नाम तुम्हें आज ही मिलेगा, ठीक है।
सबसे ज्यादा किसान इंडिया में 9 सबसे, अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन की या क्षेत्र की, तो 9 सबसे बड़ा क्षेत्र है। सिक्किम पहला राज्य है, लक्षद्वीप के बारे में बता ही दिया, और 27% भूमि एमपी में सर्वाधिक है। अब देखो भाई, अभी तो 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज, ये तो वैसे कंप्लीट है, इसको तो दिक्कत नहीं, 4-5 पेज हो रहे, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं अगर आप चाहो तो, नहीं तो क्लास को खत्म करते हैं, कर लेते हैं, निपटाते हैं। रोज रोज का धंधा, मैं भी परेशान, आप भी परेशान है कि नहीं। इकोनॉमी तो कम से कम कंप्लीट होगा। एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं तो सिंचाई की बात कर रहा हूं, अब ये डेटा याद रखना। अब सोचो, गांव में एक कहावत सुनी है, कुआं खोद के प्यास बुझाना। वो इसलिए क्योंकि 60% जो सिंचाई है ना, 60%, 100 में से अगर 100 खेत है तो 60% खेत में कुआं खोदते हैं बेचारे किसान, ट्यूबवेल लगवाते हैं। और जो इनकम आती है किसान की, अगर मैं बात करूं मेरी फैमिली की या मेरे परिवार की या मेरे आसपास के लोगों की, तो देखो अगर मैं बात करूं 1 हेक्टेयर जमीन है, उसका समझो कॉस्ट ले दे के जो प्रॉफिट होता है 60,000 का होता है। अब किसान के पास पानी नहीं है, वो करवाता है बोरवेल, उसका लगता है 1,20,000 रुपए, और फिर उसमें पानी नहीं हुआ तो अगले साल फिर जो कमाई होगी ना, उसमें भी 60,000 का लोन लेके फिर वो बोरवेल करवाएगा, क्योंकि दूसरा कोई सोर्स ही नहीं है। माइक्रो इरिगेशन के लिए साधन ही नहीं है भाई, कैसे कमाएगा वो। अब ऐसे मत बोलना कि इतना भी सच नहीं बोलना होता है भाई, सच्चाई यही है। जो भ्रष्टाचार करने वाले प्लान कर रहे हैं ना, पहले सोच लेना किसका खून चूसोगे तो। ठीक है, अगला नहर की अगर मैं बात करूं तो 30% है, और टैंक की अगर मैं बात करूं तो 5% है। ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ एक सुझाव है, अपतानी जनजाति की सिंचाई प्रणाली है। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस है। अब लास्ट 30 पिछले 30 वर्षों में 90% सिंचाई है ना, 90% जो सिंचाई की वो है वो ट्यूबवेल से हो रही है भाई। अब कुएं खोदना बंद कर दिया लोगों ने, उसमें 5 आदमी लगते थे ना, बोरिंग लगाते, मशीन लगाते, वो 60,000 लेके चली जाती मिनटों, पानी हो ना उसको तो मतलब नहीं। सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर का यूज करने वाला अगर कोई कंट्री है तो वो है इंडिया। और ये क्वेश्चन आता है किसमें, यूपीएससी प्री 2023 में, मेरे नोट से आए। अगर मैं बात करूं 90% सिंचाई की और 8% घरेलू सिंचाई की और उद्योग का 2% और 60% जो भारत में, उसमें ग्राउंड वाटर लेवल में कमी आई है। और जो सबसे बड़ा जो उपयोग करता है इंडिया है। कुल लागत का 70% सिंचाई में जाता है इंडिया के किसान की। मैंने बताया कैसे जाता है, समझ में आया ना, कि कुल कॉस्ट अगर किसान की है तो 70% लागत सिंचाई में चली जाती है। आई होप कि आपको 70% समझ में आ गया होगा। आप देख रहे हो कितने प्रैक्टिकल चीजों से पढ़ा रहा हूँ। जिन लोगों ने खेती नहीं देखी होगी ना, उसको भी याद आ रही होगी। जल दक्षता का उपयोग, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एक तो नेट वर्चुअल वाटर एक्सपोर्टर है, दूसरी उसका रीजन क्या है कि भाई हम लोग जो जल वाटर एफिशिएंसी है वो हमारी बहुत कम है, अप्रोक्स 40% है, 40% कम है विकसित देशों से। ठीक है, और वर्षा आधारित कृषि जो रेनफेड एरिया है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 50% 55% है, और कुल कृषि का 40% आउटपुट किस पे है, रेनफेड पे। अगर मैं बात करूं सब्सिडी की, अगला पॉइंट आ गया सब्सिडी, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेक्टर है सब्सिडी, एग्रीकल्चर सब्सिडी, पूरा का पूरा क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। डेटा फैक्ट बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, अगर नहीं रटा हुआ होगा तो वहां पे नहीं कर पाओगे ना, गूगल पाओगे, उल्टी करनी है बस। हाँ, जीडीपी का 2.5% हम लोग यहाँ पे वो करते हैं। केंद्र सरकार 1.2 लाख करोड़ रुपए और राज्य सरकार 1.1 लाख करोड़ रुपए। राजस्थान जैसे राज्य बेईमानी करते हैं यहाँ पे, मतलब ज्यादा पैसा देते हैं किसानों को। पंजाब जैसे राज्य तो फ्री कर देते हैं कि बिजली फ्री, मोटर चला के छोड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो किसान भी मस्ती वाला आदमी रहता है भाई, देख उसको टेंशन रहती है उसके छोरे छोरी और लुगाई की, मोटर चलती है तो चलने दो। और पंजाब वालों को तो ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये सब्सिडी का पैसा, अगर मैं बात करूं, ये अगर सब्सिडी का, अगर मैं ओवरऑल इंपैक्ट बात करूं, स्पिल ओवर इफेक्ट की बात करूं, कीवर्ड है लिख लो, स्पिल ओवर इफेक्ट। स्पिल ओवर इफेक्ट की बात करूं तो ये सब्सिडी अगर आप लोग दे रहे हो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी अगर किसान को, तो उसका ओवर यूटिलाइजेशन कहां पे हो रहा है, वाटर, जल दक्षता कम करने में। और जल दक्षता कम करेगा तो हम नेट वर्चुअल वाटर एक्सपोर्टर बनेंगे, और नेट वर्चुअल वाटर एक्सपोर्टर बनेंगे तो इंडिया वाटर स्ट्रेस कंट्री की स्थिति में चला जाएगा, और वो ओवरऑल हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को कम करेगा, और वो फिर हमारी
इनकम को कम करेगा। साइकिल समझ में आया? फिर से तो बना लेना। अगला बात कर रहा हूं मैं उर्वरक की, जो सबसे ज्यादा सब्सिडी जाती है। जहां एक तो सब्सिडी जाती है एमएसपी पे, दूसरी सब्सिडी जाती है उर्वरक पे। 70,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी जाती है इस पे, 0.5% ऑफ जीडीपी। टोटल जीडीपी का 0.5% तो हम लोग उर्वरक पे दे देते हैं। क्या बात करेगा हमसे पाकिस्तान? उसकी जितनी इकोनॉमी है ना उतनी तो हम यूरिया की सब्सिडी दे देते हैं। देख रहे हो पाकिस्तान को कैसे रायना दिखाया मैंने? कितना? 0.5%। 35% सब्सिडी वास्तविक लाभार्थी तक पहुंच पाती है। ये भी बड़ी दिक्कत की बात है। 35% ओनली, 35% ओनली, 75% तो बेईमानी में जाती है। जब भी हम बात करेंगे नैनो यूरिया की, क्यों 75% उस लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाती? क्यों चाहिए नैनो यूरिया? इसलिए चाहिए नैनो यूरिया। क्यों चाहिए ई रूपी? इसलिए चाहिए हमको ई रूपी। सीबीडीसी क्यों चाहिए? इसलिए तो चाहिए ई रूपी। डायरेक्ट हम किसान को सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर करेंगे, वो जाके स्कैन करेगा, काम चलाएगा। ये अलग बात है कि मोदी जी पहले ऐसे वादा करते बाद में पैसे नहीं देते, ये अलग बात है। इस बात को मैं नहीं लिख रहा, लेकिन ये बात तो सच है कि अगर हम लोग डायरेक्ट डीबीटी करें, अगर जनधन आधार मोबाइल का यूटिलाइजेशन करें, तो ये 75% जो पैसा है वो उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं ना भाई। इस फैक्ट को वहां पे दे सकते हो, जहां पे भी आप ई रूपी सीबीडीसी के पक्ष में आर्गुमेंट लिखना हो। अगर मैं बात करूं उर्वरक की, तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट उपयोग करता है। एनपीके का अनुपात है 6:4:1। अनुपात क्या होना चाहिए? 4:2:1 होना चाहिए, जबकि हम क्या कर रहे हैं? 6:4:1 एनपीके का। स्वतंत्रता के बाद हम लोगों ने 20 गुना उर्वरक की उपयोग को बढ़ाया है, लेकिन उत्पादन में भी हमने 6 गुना वृद्धि कर ली भाई साहब। वो तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, लेकिन उर्वरक में कितना बढ़ा दिया? 20%। और ये पंगे से लड़के पैदा हो रखे ना, ये इसी वजह से हो रखे, उर्वरक का माल खा के। गांव में ऐसे बोलते चलो भाई आगे चलता हूं मैं। बीज का डेटा फैक्ट आ गया। मैंने एक एक चीज का बोला था कि एक एक चीज का डेटा फैक्ट कराऊंगा। कसम है तुम्हें, अगर कोई फेल हो गया तो इस ग्रुप में ठीक है। बीज की अगर मैं बात करूं, गुणवत्ता का देखो, अगर हम लोग एक तो सीड रिप्लेसमेंट रेट जितना अधिक होगा, प्रोडक्टिविटी उतनी ही अधिक होगी। सीड रिप्लेसमेंट समझते हो कि नहीं? बाकी लोग कोई नहीं समझता है तो बता देना भाई, हाथ खड़ा कर देना, समझा दूंगा अभी तो। चलो ठीक है, कोई शर्म से ही नहीं पूछेगा, काम अच्छा है मेरा अरे क्या होता है कि एक किसान क्या करता है, फसल उगाता है, फसल बड़ी हुई, उसी के जो बीज हुए ना उन्हीं को यूज कर लेता है। अगर वो रिप्लेसमेंट कर दे, जैसे कि पूसा वाले जो बीज है, ठीक है, या बहुत सारे जो बासमती राइस का या कोई अलग अलग से नाम से आते रहते हैं ना, कालिया, दहिया, XYZ, अगर हम उनको यूज करें तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ना भाई, भले से वो जीएम क्रॉप ना हो, क्योंकि उस पर रिसर्च किया गया है। तो वो सीड रिप्लेसमेंट रेट ही लो है। और ये क्यों है? क्योंकि एमएनसी की मोनोपोली है। इंडिया का R&D 2% ही है सरकार का, और किसान तो कर नहीं पाता। तो R&D हाई यील्डिंग जो सीड है, उन पे अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे तो आउटपुट क्या निकालेंगे भाई? दालों में तो 20% तक है, और अनाज में 30% से कम है, और 80% अपने पुराने खेत से यूज कर लेते हैं भाई। करते ही है, पैसा ही नहीं, क्यों बिना काम में पैसा लगाए? एक थैली पता है कितने की आती है बाजरे की? 450 की, और 1 किलो बाजरा आता है। और ये तो मैं लोएस्ट वाले की बता रहा हूं, और उसको खेत से उगा लो, 15 रुपए का हो जाएगा काम। 15 भी नहीं लगेंगे, खुद का पुराना बाजरा रखा हुआ। समझ रहे हो? अब किसान के पास 450 रुपए हो तभी तो रिप्लेसमेंट रेट लाएगा ना भाई। उसको अगर लोन की फैसिलिटी नहीं है, केसीसी उसके पास नहीं है, लोन उसके पास नहीं है, रेनफेड एरिया में वो अलग खेती कर रहा है, लैंड रिफॉर्म उसके पास अलग से नहीं है, 1 हेक्टेयर जमीन है उसके पास, वो 450 क्यों लगाएगा भाई? समझ पा रहे हो मेरी समस्या, किसान आदमी की समस्या? आई होप कि इसको यूज करोगे। अगला पेस्टिसाइड की अगर मैं बात करूं, मजेदार बात बताऊं, हम लोग बहुत कम पेस्टिसाइड यूज करते हैं, और जो यूज करते हैं किसान पीने के लिए यूज कर देते हैं, बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं।
सबसे बड़ी समस्या है। हमारा पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है एक केजी पर हेक्टेयर, जबकि यूएसए का 7 केजी पर हेक्टेयर है। ये आर्गुमेंट कहाँ यूज करोगे? जब भी आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर की बात करोगे तो वहां पे आप आर्गुमेंट दोगे कि इंडिया का तो पर हेक्टेयर जो वो है, पर हेक्टेयर जो कंजम्पशन है पेस्टिसाइड का, वो 1 हेक्टेयर है, जबकि यूएस खुले में बेच रहा है माल। भाई हमको जरूरत क्या है कि हमारा प्रमाणन है उसको बेटर किया जाए, हमारी जो डीलिंग है उसको बेटर की जाए, हमारी जो पैकेजिंग है उसको बेटर की जाए, हमारी जो मार्केटिंग है उसको बेटर की जाए। देख रहे हो राहुल गांधी ऐसे बोलता है। कीटों के कारण 15 से 25% हमारी फसल बर्बाद होती है। आपको ये पता ही है कि बात ये कि ओनली 0.8 ये 1 केजी पर हेक्टेयर हम यूज करते हैं ना, उसमें भी पता दिक्कत क्या है कि हमारा टारगेट जितना है ना, हमारा टारगेट उसका 0.1% यूज कर पा रहे हैं हम, नहीं तो बेकार को यूज करते हैं मस्त उसका। अब मजेदार चीज है मैकेनाइजेशन। भाई इसको रट लेना, इसको रट लेना। इंडिया का ओनली 40 to 45% ही हम लोगों का मैकेनाइजेशन हो रखा है भाई, ठीक है। और ब्राजील 75% है, जबकि यूएसए 95% है। अगर मैं बात करूं इसके कारणों की, तो कोई बता सकता है कि मैंने जितना पढ़ा है वो सारे कारण है ना। लो इनकम है, केसीसी नहीं है, एग्रीलैंड का आकार छोटा है, क्या है, कॉस्ट उसकी ज्यादा है, इनकम उसके पास है नहीं, इन्वेस्टमेंट उसके पास है नहीं, सरकार सब्सिडी में पैसा देती है। हो गई। तुम्हारा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैं बता रहा हूं उससे बाहर चला जाए। बस दिमाग खुला रखना, शांति से पेपर करना और मेरे को याद करते रहना, जहां पे भी भूल जाओ कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आ ही जाएगा दिमाग। इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं बाद में आएगा कि नहीं आएगा, ये अलग बात है, ठीक है। अगला स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात करूं मैं एग्रीकल्चर की, तो कुछ एक कीवर्ड है, मैं अब कीवर्ड पे आ गया। नेक्स्ट 2 पेज पे कीवर्ड है, सॉरी सारे कीवर्ड है, बेस्ट प्रैक्टिस कीवर्ड है। डेटा फैक्ट खत्म हो गया भाई लोग। अच्छी बात ये है कीवर्ड में यूज करना सिखा देता हूँ कुछ एक जो यूज करने हैं आपको, ठीक है, क्योंकि ये भी आपके नंबर में सिग्निफिकेंस वो करेंगे। मेरी कैसी शक्ल आ रही है यार, बहुत गंदी शक्ल आ रही है, ऐसे लग रहा है मैं, हाँ फिर से रोक के कर लेता हूं। हाँ भाई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात करो तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या होगा हमारा, कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से क्या समझते हो, पहले कोई बताएगा मेरे को? हम लोगों को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कैसे करने पड़ेंगे कि हम लोग क्या करें, जो अनाज की खेती है उससे बागवानी पे जाए, अनाज की खेती से पशुपालन पे जाए, अनाज की खेती से जैविक कृषि की ओर जाए, तो वो हमारा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होगा। हम जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसमें फूड प्रोसेसिंग को ऐड ऑन नहीं करें, उसमें फूड प्रोसेसिंग का डेटा दिया है क्या मैंने आप लोगों को? नहीं दिया ना अभी तक शायद, यार उसका डेटा था यार मेरे पास, चलो मैं उसको कल करवा दूंगा, कोई इशू नहीं, वो इंपॉर्टेंट डेटा है, मैं कल करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें सारा डेटा है, डिटेल्स डेटा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पर्यावरण, और अब हमको एग्रीकल्चर करनी है, कंक्लूजन क्या हो, जब भी आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की करनी हो तो आपको ये डायग्राम बनेगा, वहनीय हो, प्रॉफिटेबल हो और सस्टेनेबल हो। वहनीय हो, प्रॉफिटेबल हो और सस्टेनेबल हो, ये डायग्राम बनेगा। एग्रीकल्चर से फार्मर से एग्रीप्रेन्योर बनाना पड़ेगा हमको। हिडन हंगर की डिमांड, आपको पता है ना हिडन हंगर क्या होता है, मैं नहीं बता रहा आप। वो समस्या का समाधान क्या है हमारा, कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, दूध के हाईएस्ट प्रोड्यूसर है हम लोग, फिर भी हम लोग हैं कुपोषित। ये अलग बात है कि हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं मिलता, शहर में खाना खाते हो तो अच्छा नहीं मिलता। नेट एक्सपोर्टर ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, स्किल और सीड। भारत शुद्ध निर्यातक किसका है, पर्यटन का है, ठीक है ये तो कर लेना यार। 5 इरिगेशन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस और इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मोदी जी जिंदाबाद, 5 आई बता के गए मोदी जी सब, या तो मोदी जी ने 3 बताए या मोदी जी ने 5 बताए, तो याद रखना 5 आए। इन्वेस्टमेंट, इरिगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस और इंटेंसिफिकेशन,
ग्रीन डेजर्ट समझते हो ना, ग्रीन डेजर्ट, जहां पे भी हरित क्रांति की बात आए, जहां पे भी गेहूं चावल की बात आए, ग्रीन डेजर्ट है वो। मोनोकल्चर ग्रीन डेजर्ट का काम करता है एक तरीके से। एसिमेट्री ऑफ नॉलेज, एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, एसिमेट्री ऑफ पावर, ये रीजन है किसका? लो इनकम का। भाई किसान को किसान के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि क्या उगाना चाहिए। कोबे फिनोमिना पता है? कोबे फिनोमिना लिख लो उसको कीवर्ड। इस बार टमाटर के भाव बढ़िया बढ़ रहे हैं, अगली बार हम टमाटर उगाएंगे, फिर टमाटर इतने उगा लेंगे, टमाटर गांव घर में सड़ेंगे, फिर हम रोड पे डाल देंगे। ये है कोबे फिनोमिना। तो कोबे फिनोमिना से अगर हमको निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम किसानों को पहले ही एमएसपी की वो घोषणा कर दें, हम किसानों को पहले ही बता दें कि ऐसा मौसम रहेगा, आप ये प्रोडक्ट, ये उत्पाद बनाएं, उत्पाद उगाओ, आपकी सोइल की जो हेल्थ कार्ड है वो ऐसा है, और आप ये चीज उगाओ, आपकी चीजें ये फर्टाइल रहेगी, आप उर्वरक का ये यूज करोगे तो आपके लिए ये चीज अच्छी रहेगी। अरे भाई टमाटर अब समझो, अगर राजस्थान के किसान सुपारी उगाने लगे तो पॉसिबल है क्या? डूबेगा ना भाई। कर्नाटक वाला भले से उगा सकता है। बिग बट पुअर की समस्या ये तो आपको पता ही है। कृषि का कॉर्पोरेटाइजेशन और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, समझ पा रहे हो ये कीवर्ड? कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहां काम आएगा कि भाई 15% के पास 90% पैसा कमा रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे विनोद, आशुतोष, आदित्य? ये अलग बात है कि केतन को सब समझ में आ रहा है, आज स्लो है ना आज तो सब। अब देखो ये वाला कि भाई वर्ल्ड गरीबी है हमारे पास, कि वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि वर्ल्ड के 28% गरीब इंडिया में। हम लोग कुपोषित है, लेकिन 320 मिलियन टन हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। फलों के और सब्जियों के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा स्टंटिंग और वेस्टिंग से गुजर रहे हैं। कल्चराइजेशन ऑफ सब्सिडी, सब्सिडी का संस्कृतिकरण, इससे हमको किसकी ओर जाना होगा? इन्वेस्टमेंट के कल्चराइजेशन की ओर। कल्चराइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये फाइनल लाइन हो गई अगर आपका सब्सिडी से क्वेश्चन आता है तो। कंक्लूजन मोदी जी कहते हैं ऐसा, मैं नहीं कहता भाई। रेवड़ी कल्चर से हमको किसकी ओर जाना होगा? इन्वेस्टमेंट कल्चर की ओर। हरित क्रांति, सदा हरित क्रांति, ये आपको याद होगा। अमृत सरोवर, मोदी जी ने योजना चलाई इस बार, अमृत सरोवर 75,000 गांवों में आपको अमृत सरोवर बना के दूंगा मैं। ये याद रखना भाई, डेटा भी सही बता रहा हूँ, ठीक है? कृषि, मैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि एग्रीकल्चर से एग्री एंटरप्रेन्योर या एग्री एंटरप्रेन्योर। अगला है अन्नदाता से ऊर्जादाता। ये तो अंग्रेजी वालों को भी हिंदी में लिखना पड़ेगा। अन्नदाता से ऊर्जादाता बना देंगे तो उनकी आय दुगनी कर देंगे। फार्म टू फोर्क, अभी क्या हो रहा है? फार्म टू फोर्क हो रहा है। हम उगा रहे हैं और फोर्क पे आ रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए? फोर्क टू फार्म होना चाहिए कि भाई जो हम डिमांड कर रहे हैं, हमारी फोक में क्या डिमांड है, उसी के अनुसार हम उगाए ना भाई। ये एक साइकिल बना दिया जाए कि डिमांड क्या हो रही है वही उगाओ। जो आप जमीन खरीदोगे तो मेरे को उसके लिए सलाहकार चुनना, जो भी आईएएस बन के भ्रष्टाचार करना चाह रहा है कि क्या उगाऊं, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई होनी चाहिए। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट आपके सामने है, ठीक है? जब भी भ्रष्टाचार करना हो मौका देना जरूर, इसीलिए पढ़ा रहा हूं मैं आज। फ्रॉम लैब टू लैंड, लैब टू लैंड तो पता है ना आपको? भाई किसी ने ये भेजा है मेरे को। इस क्लास के लिए भी है ये। अगला देखो, अगर हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है एग्रीकल्चर के बारे में,
ना, उसको हमको अगर अगर ट्रेडिशनल नॉलेज को टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट कर दे तो हम कितना बेटर कर सकते हैं। हमारे पिताजी को पता है कि कितनी गहराई पे बीज बोना है, हमारे पिताजी को पता है कि कितना इस खेत में क्या होगा, उनको पता है। ये उनका कहूं कि सोइल है पहचान कर ले और हम बता दे एक चाय की जगह अगर इरिगेशन करो, बागवानी की खेती करो तो उनकी इनकम कितनी बढ़ सकती है, डबल एक्सेल। आशुतोष तो क्या करेगा, इसके पापा तो एफसीआई में, वहां से माल पूजा और शिल्पा इनके पास जमीन नहीं है, ले लेना जवाब देना। आत्मनिर्भर कृषि, आत्मनिर्भर किसान और आत्मनिर्भर भारत। अब ऐसे लिख सकते हो, आत्मनिर्भर कृषि से आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर किसान से आत्मनिर्भर भारत का रास्ता हम लोगों को इसी रास्ते से मिल सकता है। कंक्लूजन, एक दूसरा ये मस्त कीवर्ड है, देखो ये मस्त कीवर्ड है, इसको आपको यूज लेना ही लेना है। अगर हमारी एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं। एक्सपोर्ट को स्टार्ट स्टॉप का निर्माण करना ही पड़ेगा आपको। भाई हम क्या कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने क्या किया कि भाई हम चावल के निर्यात पर रोक लगा दी, अभी लगा दी, गेहूं पे तो पिछले साल ही लगा दी थी। लेकिन क्या करेंगे, इजिप्ट को जरूरत है भाई साहब, इनको तो देंगे। ये क्या है, डुअल स्टैंडर्ड ऑफ वो है, ना तो किसान को लाभ मिल पाता है। अगला करती एग्री जल उत्पादकता और दोनों में सुधार कर लिया तो किसानों की आय डबल कर देंगे। अब कुछ एक बेस्ट प्रैक्टिस है जो मैं आपको करवा देता हूं, अगर आपको करनी है तो, नहीं तो छोड़ सकते हैं। हाँ ये कर लो पहले, ये इकोनॉमिक सर्वे पुराना वाला डेटा है, 2020-21 वाले का डेटा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको ना विपो की इंडेक्स है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक देखो 46 थी लास्ट टाइम और 81 थी कितनी 2015 में। तो इसको ऐसे यूटिलाइजेशन करना कि भाई हमारी अब कितनी आ गई है और पहले कितनी थी, हम लोग अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। दिक्कत बता क्या है, सुन रहे हो दोस्तों, दिक्कत बता क्या है कि जितने भी हम लोगों के पेटेंट कराए ना, उसमें थर्ड सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पेटेंट धारिता है इंडिया की, सेकंड या लार्जेस्ट, थर्ड है ना। लेकिन दिक्कत बता क्या है, इसको जगह देखो, एक मैं चीज आपको बताता हूँ, अगर आपको पता ना हो ना कि सेकंड है कि थर्ड है तो ऐसे बोल दिया करो कि इंडिया वर्ल्ड विपो के अनुसार इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट नवाचार प्रोत्साहन करने वाला देश है या पेटेंट धारक देश है, लार्जेस्ट में डाल दिया करो, ठीक है। ऐसे ही हर फैक्ट के साथ खेल सकते हो, ठीक है। कि फल का नहीं पता, सब्जी का नहीं पता, ना 64% एनआरआई थे उसमें इंडिया में पेटेंट करवाने वाले, और 36% ही घरेलू थे। सारे बीटेक करने वाले तो यहाँ बैठे मेरे सामने पढ़ रहे मेरे से, अब ये पेटेंट कहाँ करवाएंगे, लो करने वाले यहाँ बैठे हैं। देश कैसे चलेगा। अगला 89% जबकि 11% एनआरआई है, फॉरेन विश्व का औसत। तो मेरे हिसाब से डेटा फैक्ट मोर देन सफिशिएंट है, इतना पर्याप्त है ना। एक मैं आपको गवर्नमेंट की स्कीम है एग्रीकल्चर वाली, वो मैं जरूर करवा दूंगा, और वो मैं कल करवा दूंगा। और इस वाले पेज को पढ़ लेना यार, नहीं पढ़ो तो कल मेरे को बता देना, स्कोर कर दूंगा। वैसे कर लो रे आगाटा। एक टोटल राइस कैंपेन है केरला का, ठीक है। उसने क्या किया कि उनको पता था कि हमारे पास चावल ही पैदा होता है, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, नाबार्ड को शामिल किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, ठीक है, क्योंकि लैंड का छोटा था तो उन्होंने नाबार्ड से उसने पैसा लिया। उसके बाद क्या की, सॉइल की पहचान की,
सा राइस पास हो सकता है, उसकी पहचान की, वो प्रति ब्रांड बनाया केरला के टोटल राइस कैंपेन ने, और उसका माल बेचा उसने फॉरेन में और बहुत पैसा कमाया। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी काम आएगा, यहाँ पे भी काम आएगा। ठीक है, तो एक तरीके से क्या कर सकते हैं, एफपीओ, फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। ग्राम्स पता होना चाहिए आपको, ग्राम्स क्या है। कृषि रफ्तार योजना क्या है, पता है क्या? ये कल करवाऊं। अच्छा, मैं नॉलेज तो क्या यार, छोड़ो, नहीं बता रहा यार, टेंशन में आ जाओगे वैसे एग्जाम। कोल्ड स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो पोल्ट्री फार्मिंग हमको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पोल्ट्री फार्मिंग देखो, सहायक कृषि, अगर सहायक गतिविधियों की अगर आप बात करो तो आपको देना है वायनाड केरला का एग्रीप्रेन्योर वाला सिस्टम। उसमें क्या किया कि मध्यस्थों को तो समाप्त कर दिया और उन्होंने अपना कोल्ड स्टोरेज बनाया, अपने अंडों को वहीं रखा और बाद में बेचा। खुद के अंडों को नहीं, मुर्गे के अंडों को, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज में, फिर उसको बेचा उन्होंने। ठीक है, केरला का पोल्ट्री फार्म वाला। सुफल बांग्ला, ये तो पता ही होगा, बांग्लादेश वाला जो होता है, उन्हें मध्यस्थों की समाप्त कर दी, गवर्नमेंट ने उनकी सहायता की। देखो सुफल बांग्ला अपने आप में एक एग्जांपल बहुत है, इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है कि जैसे अगर हम लोगों को एफपीओ की सहायता करनी हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कृषि कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज कृषि क्या करेंगे कि भाई 5-7 किसान एक जगह आएंगे, उनके जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है वो अच्छी हो जाएगी, वो आसानी से माल बेच पाएंगे, मार्केट तक पहुंच बढ़ जाएगी, मध्यस्थों की समाप्ति हो जाएगी। एपीएमसी तक पहुंच बढ़ाएंगे, कौन सी, सभी को जानकारी। अपनी मंडी पंजाब का ऐप है, एपीएमसी में सुधार करना हो तो ये एग्जांपल देंगे। अपनी मंडी, इसमें माल बेचो, जाके क्या भाव चल रहा है अपनी मंडी में जाके देख लो ऐप पे, कितना मस्त हो। ठीक है, अगला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, किसका है, महाराष्ट्र का। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, चेक पोस्ट नहीं, वो सिक्योरिटी में था। ठीक है, हाँ, पेस्ट मैनेजमेंट के लिए पिंक बॉल बनो व्हाइट फ्लाई के समस्या के समाधान के लिए उन लोगों ने इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम महाराष्ट्र, अपनी मंडी प्रोग्राम पंजाब, सुफल बांग्ला एफपीओ का प्रोग्राम, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए वायनाड कोल्ड स्टोरेज प्रोग्राम, और पापड़ हो गया और वो वगैरह तो सेवा कुदुमश्री वगैरह तो मैं पेपर 2 में भी करवाऊंगा, तो उसको यहाँ पे यूज कर लेना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोग विराम अवस्था में चले जाएं, मेरी क्लास खत्म होती है। कल मिलते हैं, टाइम मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आई होप कि क्लास फ्रूटफुल रही हो। तो कुछ बच्चों का नाम मैं नहीं ले, कुछ बच्चों का मैं नाम नहीं ले पाता तो बुरा ना माने कि हमारा नाम तो लेते ही नहीं। ठीक है, वो मेरी स्क्रीन पे जो आता रहता है ना, उसका नाम मैं लेता रहता हूँ यार। ठीक है, गुड नाइट सभी लोगों को, शुभ रात्रि।